संविधान का कोई महत्व इनको है ही नहीं। अगर संविधान का महत्व रहता तो 75-76 का वो इमरजेंसी कभी नहीं होता। वो सत्ता का सुख भोगने का लालसा ही था, महत्वाकांक्षा ही था जो भारत की संविधान को कुचला गया। वो सत्ता का लालच ही था कि एक दूध बिक्री करने वाले से अंबेडकर जी को हरवा दिया गया, और वो भी सिर्फ 5 वर्षों के अंदर देश के आजादी हुए। जिन्होंने 1950 में संविधान दिया, प्रमुख भूमिका उनकी रही। उस अंबेडकर जी को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले ही चुनाव में हरवा दिया गया, और वो आज उन्हीं का बनाया संविधान लेकर के घूमते हैं। क्या बहरूपीय है। इनके खिलाफ मतदान होगा। ये अब लाल किले का आखिरी भाषण था। कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएं। मैं बोला ठीक है, वो जो बोले हैं झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? ना, नहीं फहरा पाए, अंतिम है उनका। श्रद्धा मोदी बाबू শেষ ভাষণ पर आगामी दिन लाल किल्लाয় टीम इंडिया माठे नामবে। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। 2024 में लाल किले से तिरंगा फहराएंगे इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खरा हो।
अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। बड़ी तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। कि मोदी जी तो डर गए ट्रंप की बात सुन के। उन्होंने, मोदी भाईजान एक शेर हैं, मोदी भाईजान एक शेर हैं, टाइगर हैं, वो कभी नहीं डर सकते, वो किसी से नहीं डरते। मोदी जी डर नहीं सकते, किसी से नहीं डरते, वो कभी नहीं डरते, वो कभी नहीं डरते। जय हिंद दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज
लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा उद्घोष किया है, एक ऐसा आह्वान किया है देश के युवाओं के लिए कि अब सही समय है, आप आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर हो जाएं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, सारे क्षेत्र में इस देश के युवा जिनके पास स्किल है, बाहें फैला करके देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि आप आइए, हम तैयार हैं। ऐसा इसलिए कि जो मिशन उन्होंने 2047 में देखा है एक विकसित राष्ट्र भारत का, उसके लिए देश के युवा के लिए इस क्षण देश के लिए कुछ कर गुजरने का समय है। और इतना ज्यादा देश के युवाओं के प्रति उनका आह्वान पहले देखने को तो मिलता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। हर कुछ मिनट पर देश के युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने की लालसा और युवाओं से यही अपेक्षा कि वो 2047 तक देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ एक विकसित राष्ट्र बनाए और देश के प्रधानमंत्री उनको हर वो चीज मुहैया कराएंगे उनके स्किल के हिसाब से कि वो देश को एक विकसित राष्ट्र बनाए। सारे क्षेत्र के लिए लाल किले से आह्वान किया देश के प्रधानमंत्री ने, देश के युवाओं के लिए वो पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन आज उनका जो जज्बा था, जो ऊर्जा थी और जिस ऊर्जा से 75 साल के आसपास उनका जो उम्र है, उस उम्र में भी युवाओं के लिए एक गार्जियन स्वरूप, एक प्रेरणा स्वरूप जिस तरह से वो आह्वान किए हैं, आज पुकारा है देश के युवाओं को। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि देश के युवा जिनके पास स्किल है वो देश के लिए तैयार रहें, अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर आगे बढ़ें और 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर ही दम लें। आज जो मौजूद है देश के अंदर 2047 तक बहुत लोग नहीं रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री स्वयं 2047 तक हो सकता है कि न हो, लेकिन जो उनकी स्वप्न है, जो आशाएं उन्होंने बुने हैं, उसको हकीकत में चरितार्थ करने के लिए देश के युवा आगे बढ़े। और जो स्वप्न 2047 का उनका है, उसका मखौल उड़ाया जाता है। साथियों, बहुत सारे नेता, बहुत सारे देश की आबादी उस समय तक जीवित नहीं रह सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है या किसी और दल की है। प्रधानमंत्री कोई और अवश्य ही होगा, लेकिन जिन राजनीतिक दलों के अंदर ज्वेलसी है वो भी इस ज्वेलसी को त्यागें। उनका भी मिशन यही होना चाहिए कि जब भारत आज़ादी के 100 साल पूरे करे तो वो भी विकसित राष्ट्र के रूप में, और कौन गद्दी पर उस समय रहेगा नहीं रहेगा ये मायने नहीं रखता। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के इस मिशन मोड में देश के युवा आगे आए, देश के सभी दल आगे आए, तब ये देश एक विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। आज लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी के उद्घोष के समय विपक्षी दल के प्रमुख नेता नहीं दिखे। कारण बहुत गिनाए जा सकते हैं, लेकिन ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। याद होगा 15 अगस्त 2024 वहां पर भी बड़े विपक्ष के कांग्रेस के नेता नहीं मौजूद थे। याद करिएगा, नहीं थे वहां पर। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री इस समय, मैं ऐसा समझता हूं कि वो गलतियों से सीखते हैं। इंसान सभी हैं और जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी वो जनता के लिए करना चाहते हैं, कहीं न कहीं वो उसको हमेशा समझते रहते हैं, उसको और ट्रांसपेरेंसी तरीके से देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं। जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करना चाहते हैं, वो कदम पीछे भी खींचना जानते हैं। और उसी का एक नजरिया है जीएसटी टैक्स रिफॉर्म। जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन दीपावली के पहले लॉन्च हो सकता है देश के लिए, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिवाली इस बार डबल खुशियों वाली होगी। और सुरक्षा के लिए तो प्रधानमंत्री जी कितना सोचते हैं कि देश के बड़े हॉस्पिटल, देश के जो कैपिटल रेगुलेटर एजेंसियां हैं, उनके कार्यालय हैं, आईटी सेक्टर ऑफिस हैं, सीमावर्ती जिलों में जो कुछ ऐसे प्रमुख स्थान हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। और कितना सोचते हैं देश के प्रधानमंत्री कि जब देश पर कोई भी
ऐसी आपदा आएगी जो युद्ध के स्वरूप में होगी। इस आधुनिक युग में न्यूक्लियर वेपन से जो युद्ध हो रहे हैं वो कितने घातक हैं। इसके लिए उन्होंने जो योजना बना रखी है देश के हित के लिए कि इन जगहों को सुरक्षित किया जाएगा, और न ही सिर्फ सुरक्षित किया जाएगा बल्कि वहां पर रिटर्न अटैक करने की भी व्यवस्था रखी जाएगी कि मैं ही सिर्फ सुरक्षित अपने सिस्टम को नहीं रखूंगा, साथ में तुमको भी बर्बाद करूंगा। एक ऐसा सिस्टम बना रहे। ये देश के लिए सच्चे मन से सोचने वाले लोग ही कर सकते हैं। देश के नागरिक की सुरक्षा और पूरे संस्थानों की सुरक्षा, ये देश के पीएम का सोचना बहुत ही गौरवान्वित करता है। और उनका जो घुसपैठियों के जो इलीगल इमिग्रेशन है उस पर उन्होंने जो अपनी चिंता जाहिर की, ये चिंता देश के सच्चे राष्ट्र भक्तों के अंदर वर्षों से है। सभी ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़े अपने चिंता को जाहिर किया है। आज कहीं न कहीं प्रधानमंत्री देश के हर सच्चे राष्ट्र भक्त के मन के अंदर पनप रहे सवालों को आवाज दी है। लाल किले के प्राचीर से हर भारतीयों के मन में देश की सुरक्षा के प्रति उठ रहे सवाल को उन्होंने आवाज दी है वहां से। और देश के जो सीमावर्ती शहर हैं, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। अब आने वाले समय में जो हमारे भारत के युवाओं का हक छीन रहे हैं, उनके हक की सर्विसेज छीन रहे हैं, हमारे युवाओं के परिवार के ऊपर जो आर्थिक बोझ बढ़ रहे हैं, उनके वजह से उन युवाओं का हक पूरा मिले, उनको नौकरी मिले, उनके परिवार को आर्थिक रूप से सारी खुशियां मिले। इसके लिए देश के रियल डेमोग्राफी को बचाना जरूरी है। जो अवैध घुसपैठिए भारत के अंदर वर्षों से स्थान बना रहे हैं, उनको इस देश से बाहर जाना ही चाहिए और इसमें सारे दलों को साथ में आना चाहिए। साथियों, देश के प्रथम नागरिक के तौर पर देश के राष्ट्रपति होते हैं और हमारे भारत के इस समय की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तेज बारिश की परवाह किए बगैर अमर ज्योति जाती हैं और देशभक्ति से लवरेज पानी में भीगते हुए बारिश के पानी में खड़ी होकर के उन्होंने अपने देशभक्ति के जज्बे को दिखाया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमर ज्योति पर अपने देश के जो हमारे वार में शहीद हुए हैं उनके लिए तेज बारिश में भीगते हुए देशभक्ति का भी अपना जज्बा दिखाया। इसी तरह से हमारे सेना के जवान सरहदों पर, चाहे वो 45 से 50 डिग्री के बीच के टेम्परेचर हो, चाहे वो -40 डिग्री के टेम्परेचर हो, चाहे वो बाढ़ हो, तेज बारिश हो, देश की सरहदों पर दुश्मनों की तरफ बंदूकें और सीना तान के हमेशा खड़ा रहते हैं, जिसके वजह से पूरे भारत के लोग खुली आजादी के ये सांसें लेते रहते हैं। नहीं तो जो देश के अंदर और देश के बाहर जो दुश्मन हैं, वो खून के आंसू रुलाने के लिए तत्पर बैठे हैं। जो देश के अंदर आस्तीन के सांप हैं, जो किसी भी समय वामपंथी, कट्टरपंथी जैसी मानसिकता के गुलाम बन गए हैं और वो सिर्फ चिढ़ाना जानते हैं अपने देश के लोगों को। देश जब किसी कारणों से थोड़ा सा बैकफुट पर भी आता है, उसका मखौल सारे लोग मिल करके उड़ाते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ क्रूरता से, अति क्रूरता से शासन करते आ रही हैं, संविधान का कोई महत्व इनको है ही नहीं। अगर संविधान का महत्व रहता तो 75-76 का वो इमरजेंसी कभी नहीं होता। वो सत्ता का सुख भोगने का लालसा ही था, महत्वाकांक्षा ही था जो भारत की संविधान को कुचला गया। वो सत्ता का लालच ही था कि एक दूध बिक्री करने वाले से अंबेडकर जी को हरवा दिया गया और वो भी सिर्फ 5 वर्षों के अंदर देश के आजादी हुए। जिन्होंने 1950 में संविधान दिया, प्रमुख भूमिका उनकी रही। उस अंबेडकर जी को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले ही चुनाव में हरवा दिया गया और वो आज उन्हीं का बनाया संविधान लेकर के घूमते हैं। क्या बहरूपीय है। कल देखा होगा आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी ने कृत्य किया, जिनके पति की हत्या हुई, वो भावनाओं में बह करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ क्या कर दी कि संसद के अंदर ही उनको लेटर थमा दिया गया पार्टी से निकालने का। ये संविधान की रक्षा करेंगे जो एक भावना और मानवता में बह करके सीएम के कार्य को शाबाशी देती है, उत्तर प्रदेश के सीएम के कार्य की सराहना करती हैं कि उनके वजह से उनको
एक प्राकृतिक रूप से न्याय मिल पाया, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता अनुशासनहीनता के रूप में दिखा दिया जाता है। ये संविधान है, ये भावना है इनका, ये मानवता है, ये इतना अनुशासन में रहने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में इसके बाद आज जो लाल किले के प्राचीर से पूरा उद्घोष जो किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके जो प्रमुख अंश है वीडियो के, वो पूरे वीडियो हमारे इस वीडियो के खत्म होते ही प्रारंभ हो जाएंगे। आप समय निकाल करके अगर नहीं देख पाए हैं तो आज देखिएगा जरूर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल, और हृदय उमंग से भरा हुआ देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे, हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है, हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 अनंत संभावनाओं के साथ, कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद, देश की आकांक्षाएं उड़ाने भर रही, लेकिन चुनौतियां से भी कुछ ज्यादा। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान नहीं, हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसे विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका। आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने संविधान के निर्माताओं को आदर पूर्वक नमन। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि। लाल किले पर आज कई विशेष महानुभाव उपस्थित हैं। दूर सुदूर गांव के पंचायतों के सदस्य हैं, रोम दीदी के प्रतिनिधि हैं, लखपति दीदी की प्रतिनिधि हैं, खेल जगत से जुड़े लोग हैं, राष्ट्र जीवन में कुछ न कुछ देने वाले यहाँ महानुभाव उपस्थित हैं। एक प्रकार से यहाँ मेरी आंखों के सामने मैं लघु भारत के दर्शन कर रहा हूँ, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विशाल भारत के साथ भी आज लाल किला जुड़ा हुआ। मैं आजादी के इस महापर्व पर देशवासियों का, विश्व भर में फैलाए हुए भारत प्रेमियों का, हमारे मित्रों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के बचाव के काम, राहत के काम, पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा। इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ, पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से
चौंक गया। मेरे प्यारे देश, ऑपरेशन सिंदूर सी आक्रोश की अभिव्यक्ति। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया। कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला, आतंकी इमारतों को खंडहर बना। पाकिस्तान की नींद, पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे, नई नई जानकारियां। मेरे प्यारे देशवासी, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता, देश के सीने को छलनी कर दिया गया। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्तावित। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं, वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं। अब भारत ने तय कर लिया है, न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला है, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाए। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में लाकर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे प्यारे देशवासी, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बने। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यास। ये ऐसा समझौता था, पिछले 7 दशक से देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान, अपनी जवानी खप, जेलों में जिंदगी, फांसी के तख्त पर कुछ लेने पाने बनने के लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान के, कोटि कोटि जनों की आजादी के, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के। और मन में एक ही भाव था, स्वाभिमान। साथियों, गुलामी ने हमें निर्धन बनाया, गुलामी ने हमें निर्भर भी बना, औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती गई। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद कोटि कोटि जनों के पेट भरना बड़ी चुनौती। यही मेरे देश के किसान है, जिन्होंने खून पसीना एक करके देश के अन्न के भंडार भर, अनाज के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बना दिया। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भर। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है, उसकी आजादी पर इतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता। दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाती। ये आदत खतरे से खाली नहीं, और इसलिए प्रतिपल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने। मेरे प्यारे देशवासी, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहाँ तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है, पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते, क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, ताजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे
हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चल, उसके नतीजे आज नजर। साथियों, मैं एक और विषय पर आपका ध्यान आकर, ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकती, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन से, और जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इतिहास की तरफ नजर करें तो पता है, इतिहास गवाह है, जिन जिन देशों ने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की, देश विकास की ऊंचाइयों को पार कर गए, शिखर पर पहुंच गए, आर्थिक शक्ति नए पैमाने पर। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मैं यहाँ लाल किले किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई, 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाए, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित। साथियों, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया। देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाए। मैं दूसरा उदाहरण देना, अब ऊर्जा के क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि हम एनर्जी के लिए बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस, लाखों करोड़ रुपए हमें खर्च करके लाना पड़ता। हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी। हमने बीड़ा उठाया और आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके, ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय। जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, रिफॉर्म एक निरंतर समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को उसके द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। ये लक्ष्य हमारा 2030 तक था। मेरे देशवासियों का सामर्थ्य देखिए, मेरे देशवासियों की संकल्प शक्ति देखिए, मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था, वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। 5 साल पहले हमने अचीव कर लिया, क्योंकि विश्व के प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील, प्रकृति के प्रति भी उतने ही हम जिम्मेवार लोग। मेरे प्यारे देशवासी, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब को लाने के लिए खर्च होता, लाखों करोड़ रुपए चले जाते। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न हो, वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ा। अब हम
आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। मेरे प्यारे देशवासी, आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर, हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर, और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। मेरे प्यारे देशवासियों, 140 करोड़ भारतवासी 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने की पूरी ताकत से जुटे। इस संकल्प की पूर्ति के लिए भारत आज हर सेक्टर में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर, और आधुनिक इकोसिस्टम हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए। हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। वैक्सीन में हम नए नए विक्रम स्थापित करते, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है रिसर्च और डेवलपमेंट में और ताकत लगाएं? हमारे अपने पेटेंट हो, हमारी अपनी बनाई हुई मानव जात के कल्याण की सस्ते से सस्ती और सबसे कारगर नई नई दवाइयों की शोध हो, हर संकट में साइड इफेक्ट के बिना मानव जात के कल्याण में काम आए। बायो 3 पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है। मैं देश के नौजवानों को कहता हूँ, आइए बायो 3 पॉलिसी का अध्ययन करके अब कदम उठाइए। देश का भाग्य बदलना है, आपका सहयोग चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आईटी का युग, डेटा की ताकत है, क्या समय की मांग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय करें। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया का हो, बाकी प्लेटफॉर्म को, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम, इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए। और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। मेरे प्यारे देशवासी, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम डिपेंडेंट हैं, वैसा ही देश का दुर्भाग्य है कि फर्टिलाइजर में भी हमें दुनिया पर निर्भर रहना। मेरे देश के किसान भी फर्टिलाइजर का सही उपयोग कर करके धरती माता की सेवा कर सकते। अनाप शनाप उपयोग से भी धरती माँ को बहुत नुकसान पहुंचा रहा। लेकिन साथ साथ मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूँ, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूँ, आइए फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता के अनुसार हम अपना फर्टिलाइजर तैयार करें। हम औरों पर निर्भर न रहे।
साथियों, आने वाला युग ईवी, अब ईवी बैटरी क्या हम नहीं बनाएंगे? हम निर्भर रहेंगे? सोलर पैनल की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं वो हमारी अपनी होनी चाहिए। साथियों, मैं ये इसलिए कहने की हिम्मत करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे देश के नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और भरोसा सिर्फ वो मेरे देश के नौजवान है इतने मात्र से नहीं है। कोविड के समय बहुत सारी चीजों पर निर्भर मेरे देश के नौजवानों को कहा गया कि वैक्सीन हमारी अपनी चाहिए, देश ने करके। कोविन प्लेटफॉर्म हमारा अपना होना चाहिए, देश ने करके दिखाया। करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम हमने किया है। वही स्पिरिट, वही जज्बा हमें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना सब कुछ देना है, अपना जो बेस्ट है हमें दे करके रहना है। साथियों, पिछले 11 साल एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता बहुत बड़ी ताकत। आज लाखों स्टार्टअप टियर 2, टियर 3 सिटी में देश की अर्थशक्ति को, देश के इनोवेशन ताकत दे। उसी प्रकार से मुद्रा योजना, हमारे देश के करोड़ों नौजवान, उसमें भी हमारी बेटियां, करोड़ों करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार, खुद तो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लेकिन औरों को भी पैरों पर खड़े रहने की ताकत, वे भी एक प्रकार से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दे रही। मेरे साथियों, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसी का ध्यान नहीं था। पिछले 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में कमाल करके आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे। लाखों करोड़ों का कारोबार हमारे विमेन सेल्फ हेल्प। मैंने एक बार मन की बात, खिलौने की बात कही, हम करोड़ों करोड़ रुपए के खिलौने विदेश से लाते थे। मैंने ऐसे ही मन की बात में कहा, करे मेरे देश के नौजवानों, ऐसा भी करें, इन्हें क्या किलो भी बाहर जाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूँ, मेरा देश खिलौने एक्सपोर्ट करने, यानी देश के सामर्थ्य को हर प्रकार के अवसर मिले, हर रुकावटों से मुक्ति मिले, उसको सर्वाधिक करने के लिए प्रेरित किया जाए। देश कर सकता। देश के युवाओं से कहता है, आप इनोवेटिव आइडिया, आपके आइडियाज को मरने मत देना। आज का आपका आइडिया आने वाले, मैं आपके साथ, मैं आपके लिए काम करने के लिए आपका साथी बन के काम करना तैयार। अब आइए, हिम्मत जुटाइए, इनिशिएटिव लीजिए। जो युवा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हैं, आइए आगे। सरकार के नियमों में बदलाव करना है, मुझे बताइए। देश रुकना नहीं चाहता। 2047 दूर नहीं है, एक एक पल की कीमत है, हम एक भी पल गंवाना नहीं चाहते। साथियों, ये आगे बढ़ने का, बड़े सपने देखने का, संकल्प के लिए समर्पित होने का अवसर। सरकार आपके साथ और मैं स्वयं आप नया इतिहास बना। साथियों, आज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पर बहुत तेजी से काम, हमारे एमएसएमई, उसका लोहा दुनिया मान, दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें बनती है ना, कुछ न कुछ तो औजार हमारे देश के एमएसएमई के द्वारा जाते, बड़े गर्व के साथ जाते, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेट विकास की राह पर जाना, और इसलिए उनकी शक्ति बढ़े। और उसमें भी मैंने पहले एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। आज कहना चाहता कि हमें विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है, तो हमें क्वालिटी में निरंतर नई ऊंचाइयों को, दुनिया क्वालिटी को स्वीकार, हमारी गुणवत्ता सबसे ज्यादा हो, और सरकार के भी प्रयास हो, रॉ मटेरियल की भी उपलब्धि हो, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम, हम उसमें दम रह गए। और साथियों, हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं, उन सब का मंत्र होना चाहिए, दाम कम लेकिन दम ज्यादा। हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो, इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान, मैंने पहले भी कहा, जवानी खपा दी, फांसी पे लटक। क्यों? स्वतंत्र भारत के 75-100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश स्वतंत्र भारत के मंत्र को लेकर के जीता। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। और इसलिए मैं आज बार बार आग्रह कर, और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को, सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत हम सबका है। हम मिल करके वोकल फॉर लोकल, उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं।
भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे, उस दिशा में आगे आए। यह हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह कर, आपकी भी जिम्मेवारी। छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूँ देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए, यहाँ स्वदेशी माल बिकता है वो बोर्ड, हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करें, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर कर उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत, ये हमारा मंत्र। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे बहुत लंबे समय से सरकार में काम करने का अवसर, मैंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, सरकारों की मुसीबतों से भी मैं परिचित, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं से भी परिचित, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूँ, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी, हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा माने। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है, हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबा। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता। मेरे प्यारे देशवासियों, बीता दशक रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का रहा, लेकिन अब हमें और नई ताकत से जुड़। पिछले दिनों हमने कई रिफॉर्म्स, एफडीआई हो, इंश्योरेंस कंपनी की बात हो, विश्व की यूनिवर्सिटीज को भारत के अंदर स्थान देने की बात हो, कई रिफॉर्म्स किए। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। इतना ही नहीं, 1500 से अधिक पुराने कानून जो बाबा आदम के जमाने के, उन सबको हमने खत्म कर दिया है। हमने दर्जनों कानूनों को सरल करने के लिए संसद में जाकर के जनता के हितों को सर्वोपरि रख करके बदलाव। इस बार भी हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में हुआ। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। और साथियों, सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही रिफॉर्म नहीं, हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म, इनकम टैक्स रिफंड की बात, रिफॉर्म का परिणाम, फेसलेस असेसमेंट की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम, 12 लाख तक आज इनकम टैक्स से मुक्ति दे देना। देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज खुला नहीं समा रहा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पर जीरो कर दिया जाएगा, आज कर लिया है। देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देशवासियों को लाभ। अंग्रेजों के जमाने दंड संहिता में हम दबे पड़े, दंड का भय दिखा करके जीवन चल रहा है। 75 साल आजादी के ऐसे ही गए। हमने दंड संहिता को खत्म कर दिया, न्याय संहिता को ले आए हैं। न्याय संहिता में भारत के नागरिक के प्रति विश्वास का भाव, भारत के नागरिक के अंदर अपनेपन का भाव है, संवेदनशीलताओं से भरा हुआ। हमने रिफॉर्म की यात्रा को तेज करने के लिए बीड़ा उठाया। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते। मैं चाहता हूं देशवासियों, देश के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे राजनीतिक दल, मेरे प्रतिस्पर्धी साथी भी देश की उज्जवल भविष्य के लिए आगे आए, हमारा साथ दे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात हो, पॉलिसी रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसेस रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हो, हर प्रकार के रिफॉर्म ये आज हमने मकसद बना करके चले। और मेरे प्यारे देशवासियों, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमने एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना। साथियों, ये रिफॉर्म के कारण जो नए लोग अपना भविष्य बनाने चाहते हैं उनको तो हिम्मत मिलेगी। हमारे स्टार्टअप, हमारे लघु उद्योग हो, हमारे गृह उद्योग हो, उन उद्यमियों को उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और उसके कारण उनको एक नई ताकत, जो एक्सपोर्ट की दुनिया में उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के कारण, व्यवस्थाओं में बदलाव के कारण उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी।
ऐसे ऐसे कानून है हमारे देश, छोटी छोटी चीजों के लिए जेल में डालने के कानून है। आप हैरान हो जाए, किसी ने नजर नहीं दिया। मैं पीछे लगा हूँ, ये मेरे देश के नागरिकों को जेल में बंद करने वाले जो अनावश्यक कानून है वो खत्म होने। हम संसद में पहले भी बिल लाए थे, इस बार भी लेके आए। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाए, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिले। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। मेरे प्यारे देशवासी, आज देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तेज गति से हम दरवाजे खटखटा रहे हैं और बहुत तेजी से इसको अचीव भी। कोई तो दिन होगा मैं आपके बीच आकर लाल किले की प्राचीर से ये खबर भी सुनाऊं। आज भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया आश्वस्त है। इतनी अस्थिरता के बीच आशा की किरण बना हुआ है भारत का फाइनेंशियल डिसिप्लिन। भारत फाइनेंस की ऊर्जा संकट के घेरे में जब अर्थव्यवस्था पड़ी हुई है, तब भारत ही उसे बाहर निकलेगा, ये भरोसा दुनिया में आज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बहुत मजबूत है। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत मजबूत है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भी लगातार भारत की सराहना करती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास व्यक्त कर रही है। ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ मेरे देश के गरीबों, मेरे देश के किसानों को मिले, देश की नारी शक्ति को मिले, देश के मध्यम वर्ग को, देश की विकास धारा को ताकत देने वाला दिशा में हम नए नए प्रयास आज युवाओं के लिए, नए नए सेक्टर्स में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। और इसलिए देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाए। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाए। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा। बढ़ती इकोनॉमी की लाभार्थी हमारी नारी है, लेकिन बढ़ती इकोनॉमी को गति देने में भी हमारी नारी का बहुत बड़ा योगदान, हमारी मातृशक्ति का योगदान, हमारी स्त्री शक्ति का योगदान। स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक हमारी बेटियां छाई, खेल के मैदान में छाई हुई है, फौज में चमक रही है। आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिला करके देश की विकास यात्रा में भागीदार। देश गर्व से भर गया जब एनडीए की विमेन कैडेट्स, उनका पहला पास आउट, पूरा देश गर्व से भर गया था। सारे टीवी चैनल उसी के पीछे लगे हुए। कितने बड़े गौरव की पल। सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें क्या कमाल कर रही। नमो ड्रोन दीदी, नारी शक्ति की एक नई पहचान। गांव में मुझे एक बहन मिली, वो कहती मुझे अब तो गांव वाले पायलट कह करके बोला, बड़े गर्व से कह रहे। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन रतवा पर साथियों, हमने 3 करोड़ महिलाओं लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया। 3 करोड़। और मुझे आज संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं, मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आज कुछ लखपति दीदी हमारे सामने बैठी है।
ये है मेरे सामर्थ्य और मेरा विश्वास है दोस्तों, भारत की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी बढ़ने। मेरे प्यारे देशवासी, मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा, भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश। इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर। मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देख, फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंचे। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी हो, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दी। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज किसान को एक भरोसा हो गया है। फसल बीमा साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिले। जो पहले कल्पना की बात, आज हकीकत। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचा। हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली, वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा यहाँ उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उससे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहाँ के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे जहाँ अपेक्षाकृत कम खेती, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई पूरे देश, और वहाँ के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ। पीएम धन धान्य कृषि योजना, वो देश के 100 जिले जहाँ थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहाँ का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर दे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करे। प्यारे देशवासियों, गरीबी क्या होती है मुझे किताबों में पढ़ना नहीं, मैं जान सरकार में भी रहा हूँ, और इसलिए मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी, सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकारें प्रोएक्टिव हो, सरकारें प्रो पीपल हो, उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समाज के हर जरूरत व्यक्ति के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार की योजनाएं पहले भी आती, जी नहीं, हम सरकार की योजनाओं को जमीन पर सैचुरेशन पर बल देते हैं, और सामाजिक न्याय का अगर कोई सच्चा एजुकेशन है तो सैचुरेशन में, जिसमें कोई हकदार छूटे नहीं, हकदार के घर तक सरकार जाए और उसे अपना हक की चीजें मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जनधन अकाउंट जब खोले गए ना, वो सिर्फ बैंक का अकाउंट था ऐसा नहीं, उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के दरवाजे मेरे लिए भी खुलते हैं, मैं भी बैंक के दरवाजे में जाकर के टेबल पे हाथ रख करके बात कर, ये विश्वास हमने जगाया। आयुष्मान भारत ने बीमारी को सहने की आदत से मुक्ति दिलाने का और उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करने का काम। और जब हम वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा मदद कर करके उनके आरोग्य की चिंता करते हैं, आज पीएम आवास, 4 करोड़ गरीबों को घर मिलना, मतलब जिंदगी के नए सपने वहाँ सजते। वो सिर्फ 4 दीवारें नहीं है दोस्तों, रेडी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, जो कभी ब्याज के चक्कर में फंसा रहता, आज पीएम स्वनिधि से रेडी पटरी वाला भी, और आपने देखा वो यूपीआई से पैसे लेता है, यूपीआई से पैसे देता है। ये बदलाव आखिरी व्यक्ति तक चिंता, लोगों की लाइफ में सरकार होनी चाहिए। उसी के कारण ये जमीन से जुड़ी योजनाएं बनती हैं, और जमीन से जुड़ी योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, और जमीन से उतरी हुई योजनाएं
जीवन में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम बन जाता। एक समय था गरीब हो, पीड़ित हो, आदि दिव्यांग हो, हमारी विधवा माताएं बहनें हो, अपने हक के लिए दर दर भटकते रहते थे। सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते जिंदगी पूरी हो जाती। आज सरकार आपके दरवाजे पर आती, सैचुरेशन के अप्रोच को लेकर के आती है। करोड़ों लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है। साथियों, गरीबी हटाओ के नारे देश ने बहुत सुने हैं लाल किले से, और देश सुन सुन करके थक गया और देश ने मान लिया था कि गरीबी हट नहीं सकती। लेकिन जब हम योजनाओं को गरीब के घर तक ले जाते हैं, विश्वास को गरीब के मन में हम पैदा करते हैं, तो मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं। आज 10 करोड़ गरीब और 10 वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकल, और एक नियो मिडिल क्लास तैयार हुआ है। मेरे साथियों, ये नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास एक ऐसी जुगलबंदी है जिसमें एस्पिरेशन भी है, एफर्ट भी है। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य बनने। मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत ही निकट भविष्य, मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत ही निकट भविष्य महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती आ रही। हम उस जयंती के समारोह शुरू करने जा रहे हैं, और महात्मा ज्योतिबा फुले के सिद्धांत, उन्होंने जो मंत्र दिए, उसमें हमारे लिए प्रेरणा है। पिछड़े को प्राथमिकता देते हुए हम परिवर्तन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना, हम इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करना चाहते हैं। हम पारदर्शी नीतियों के द्वारा पिछड़ों को प्राथमिकता, ये हम धरती पर उतारना चाहते हैं, हर पिछड़े के जीवन में उतारना चाहते हैं। साथियों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या हमारे हुनर वाले हाथ से काम करने वाले विश्वकर्मा योजना की बात हो, आदिवासी में भी जो पिछड़े रह गए हैं उनके लिए पीएम जनधन की योजना की बात हो, हमारे पूर्वी भारत को विकास में पूरे देश के अंदर बराबरी में लाना और उनको नेतृत्व देने की दिशा में काम हो। हम सिर्फ समाज पिछड़े हो उनकी चिंता तक अटकने वाले नहीं, जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको भी हम प्राथमिकता देना, जो जिले पिछड़े रहे हैं हम उनको प्राथमिकता देना, जो ब्लॉक पिछड़े रहे हैं उनको प्राथमिकता। हमने 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक, उसी मिशन में काम। हमने पूर्वी भारत के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बल दिया है। हमने पूर्वी भारत के जीवन को बदल करके देश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का। मेरे प्यारे देशवासियों, जीवन हर क्षेत्र में विकास के लिए खेल का भी महत्व होता है, और हमने, और मुझे खुशी है कि एक जमाना था जहाँ बच्चे खेल में अगर समय लगाते हैं तो माँ बाप ज्यादा पसंद नहीं करते। आज एकदम से उलट गया है। अगर बच्चे खेलकूद में आगे आते हैं, रुचि लेते हैं, तो माँ बाप गर्व से भर जाते। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूँ। मेरे देश के परिवार के अंदर खेल को प्रोत्साहन का वातावरण मैं देखता हूँ, मेरा मन गर्व से भर जाता है। मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूँ। और साथियों, इस खेल को बढ़ावा देने हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, देश की बात, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो, यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते। लेकिन साथियों, जब मैं फिटनेस की बात करता हूँ, जब मैं खेलकूद की बात करता हूँ, मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना, हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे, जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा, और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश भाग्यवान, हजारों साल की विरासत के हम धनी हैं, और वो हमें निरंतर ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, त्याग और तपस्या की राह में। आज गुरु तेग बहादुर, यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष है। देश की संस्कृति की रक्षा, भारत के मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर। आज उनको नमन करता हूँ। साथियों, हमारी संस्कृति की ताकत हमारी विविधता है। हम विविधता को सेलिब्रेट करना चाहते, हम विविधता को सेलिब्रेट करने की आदत बनाना चाहते। यह हमारा गौरव है। ये हमारा भारत माँ का ये बगीचा कितने विविध प्रकार के फूलों से सजा हुआ है, कितनी विविधताएं हैं। विविधता हमारे लिए
एक बहुत बड़ा हमारी विरासत है, बहुत बड़ा गौरव। हमने प्रयागराज के महाकुंभ में भारत की विविधता को कैसे जिया। एक स्थान पर करोड़ों लोग, एक ही भाव, एक ही प्राण, एक ही प्रयास, दुनिया के लिए बहुत बड़ा अजूबा। महाकुंभ की वो सफलता भारत की एकता की, भारत के सामर्थ्य की दुहाई दे। साथियों, हमारा देश भाषाओं की विविधता से बहुत ही भरा हुआ है, पुलकित, और इसीलिए हमने मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। और मेरा मत है, हमारी भाषाएं जितनी विकसित, हमारी सभी भाषाएं जितनी समृद्ध होगी, हमारे नॉलेज के सिस्टम को भी उतना ही बल मिले। और हमारी वो ताकत है, आज जब डेटा का जमाना है ना, ये ताकत दुनिया के लिए भी बड़ी ताकत बन सकती है। इतना सामर्थ्य हमारी लैंग्वेज, हमें हमारी सभी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। हमारी सभी भाषाओं के विकास के लिए हर किसी ने बनते हुए प्रयास करना चाहिए। साथियों, पांडुलिपि में हमारे ज्ञान के भंडार पड़े, लेकिन उसके प्रति उदासीनता रही। इस बार हमने ज्ञान भारतम योजना के तहत देश भर में जहाँ भी हस्तलिखित ग्रंथ है, जहाँ पांडुलिपियां हैं, सदियों पुराने जो दस्तावेज हैं, उनको खोज खोज करके आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस ज्ञान की समृद्धि को आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आए, उस दिशा में काम। मेरे प्यारे देशवासी, हमारा स्पष्ट मत, ये देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती, ये देश राज सत्ता पर विराजमान लोग ही नहीं बनाते हैं, ये देश शासन की धुरा संभालने वाले नहीं बनाते। देश बनता है कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ, ऋषियों के, मुनियों से, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के, जवानों के, सेना के, मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से देश, हर किसी का योगदान हो, व्यक्ति का भी होता, संस्था का भी। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदर पूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं, लेकिन समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से गुजरता है। पिछले 11 वर्षों में राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा, इन सभी मोर्चों पर हमने पूरे समर्पण भाव से काम, हम बदलाव लाने में सफल हुए। यह देश जानता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में, माओवाद की चपेट में पिछले कई दशकों से लहूलुहान हो चुका था। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे आदिवासी परिवारों को, आदिवासी माताओं बहनों ने अपने सपने के होनहार बच्चों को खो दिया। नौजवान बेटे गलत रास्ते पर खींच लिए, भटकाए गए, उनकी जीवन को तबाह कर दिया। हमने फौलादी हाथ से काम लिया। एक समय था, कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा, माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे। और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। और आप देखिए, एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई दी। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, हजारों नौजवान भारत माता की जय बोल करके खेल के मैदान में उतरते हैं, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। ये बदलाव देश देख रहा। जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब
इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासी, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकट सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कल जन्माष्टमी का पावन पर्व, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश में मनाया जाता। साथियों, जब मुझे भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं, हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है। टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थलों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है। लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए, ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर, रत्ती भर नुकसान नहीं कर पाए। और इसलिए जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें भी, हमने जो आज महारत पाई है, वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत। हमने आज जो महारत पाई है, उसको लगातार अपग्रेड करते रहने की आवश्यकता है। और इसलिए साथियों, मैंने एक संकल्प, मुझे आपके आशीर्वाद, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद, क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं, समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहे। और इसलिए सुरक्षा का महत्व है बहुत बड़ा। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाए। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता, मजबूती देना चाहता, आधुनिक बनाना चाहता। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया और दिन में ही अंधेरा कर, सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाया। सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करे। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा
दुश्मन पर हिट बैक करे। हमने भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय, आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ा। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से, हमारे देश के लोगों के द्वारा। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करे। और तीसरा, सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता और वापस श्री कृष्ण के पास लौट गया। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड साइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े। और इसलिए युद्ध के बदलते तौर तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैं बड़े प्रतिबद्धता के साथ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वचन देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, तब हमारा संविधान हमारे लिए सर्वोच्च दीप स्तंभ होता, हमारा प्रेरणा का केंद्र होता। लेकिन आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया, भारत के संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया था, इमरजेंसी थोप दी गई। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे। देश की किसी भी पीढ़ी ने संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। और हमें भारत के संविधान के प्रति अपने समर्पण को और मजबूती देते आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारी प्रेरणा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने इसी लाल किले पंच प्रण की बात कही। आज लाल किले से फिर से एक बार मेरे देशवासियों का पुनः स्मरण जरूर करना चाहता हूं। विकसित भारत बनाने के लिए न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहेंगे और अपनी आंखों के सामने 2047 में विकसित भारत बना करके। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा दूसरा प्रण है कि हम हमारे जीवन में, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियम कानून परंपराओं में गुलामी का एक भी कण बचने नहीं दें। हर प्रकार की गुलामी से मुक्ति पाकर के ही रहे। मेरे प्यारे देशवासी, हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे। हमारी पहचान का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा मुकुटमणि हमारी विरासत, विरासत का गर्व करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इन सब के लिए एकता, ये मंत्र सबसे बड़ा शक्तिशाली मंत्र, और इसलिए एकता की डोर को कोई काट न सके, ये हमारा सामूहिक संकल्प होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, माँ भारती के प्रति कर्तव्य निभाना ये पूजा से कम नहीं है, तपस्या से कम नहीं है, आराधना से कम नहीं है। और उसी भाव से हम सब मातृभूमि के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पार करने के लिए अपने आप को खपा देंगे, अपने आप को झोंक देंगे। जो भी सामर्थ्य है, कोई भी अवसर को छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, नए अवसरों को निर्माण करेंगे और निर्मित करने के बाद हम 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से आगे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें याद रखना है, 140 करोड़ देशवासियों को याद रखना है, परिश्रम में जो तपा है, परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा। परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। मेरे प्यारे देशवासियों, एक बार फिर आप सबको आजादी के इस महान पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे।